आज का हमारा टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस पर है। सेकंड लेक्चर ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ को बनाना, तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ को बनाना, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक लिविंग प्रोसेस है जहाँ पर लाइट कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कैसे? एटीपी मॉलिक्यूल्स में। अब एटीपी का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन NADPH2 का फुल फॉर्म जो है वो होता है हाइड्रोजनेटेड नाइकोटाइनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, and then into energy rich organic food molecules like carbohydrate and photosynthesis। अब जो एनर्जी हमें मिलती है लाइट से, लाइट एनर्जी से जो कि कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। अब ये जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ATP में, NADPH2 में, इसको हम ज़्यादा फिर यूटिलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इस प्रोसेस को बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि लाइट की मौजूदगी में लाइट के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का बनना, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल anabolic process during which carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water in chlorophyll cells in the presence of light। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसको हम दूसरे वर्ड्स में इस तरह से भी हम बयान कर सकते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स असेंबल होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि रॉ मटेरियल से हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है किस तरह से बनता है? कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, क्लोरोफिल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफिल, अब हमें पता है कि प्लांट में सेल में कौन से पार्ट में क्लोरोप्लास्ट बनता है, और क्लोरोप्लास्ट एक जो है हमारे पास ऑर्गेनेल है सेल का जिसमें बनता है और प्रेजेंस ऑफ लाइट में बनता है। अब हमारे पास है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट का बेसिकली क्या किरदार है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें लाइट की क्यों नीड होती है? तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर है, वो एज अ बोथ वेव और पार्टिकल बोथ नेचर्स होती हैं लाइट में। जो पार्टिकल नेचर है उसको हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा या फिर फोटोन भी कहते हैं। Plants are capable of using only a very small portion of visible light that fall on leaf। अब हम यहाँ पर वेव नेचर की बात कर रहे हैं कि प्लांट जो है वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली जो है स्टार्ट जो हमारे पास होता है गामा रेज से। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर ये छोटा सा रीजन हमारे पास आता है विजिबल लाइट का, इंफ्रारेड रेज, रेडार, FM, TV, शॉर्ट वेव्स और AM रेज। तो सबसे छोटी जो है हमारे पास गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज, और फिर हमारे साथ सबसे बड़ी रेडियो वेव्स आ जाती है हमारे पास। अब जो गामा रेज हैं हमारे पास वो सबसे छोटी हैं और सबसे बड़ी मेरे पास रेडियो वेव्स है। इनके दरमियान में विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट वो होती है जो अर्थ पर पड़ती है, जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसका भी बहुत ही जो है छोटा सा पोर्शन जो है वो प्लांट यूज़ करता है, जो कि लीव्स पर लाइट पड़ती है एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि पिगमेंट कॉम्प्लेक्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं वो पिगमेंट्स। पिगमेंट कॉम्प्लेक्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हर पिगमेंट जो है उसकी अपनी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है।
Light energy is captured by the light harvesting complex, which is efficiently and rapidly transferred to the chlorophyll molecules present in the photosynthetic reaction center. लाइट एनर्जी जो है कैप्चर होती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो है तकरीबन एक ही बात है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और पिगमेंट कॉम्प्लेक्स भी वही है जो कि लाइट को वो मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विच इज़ एफिशिएंटली रैपिडली ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो इसको लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की तरफ लाइट ट्रांसफ़र होती है, जो कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर बेसिकली वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हर एक पिगमेंट का अपना ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यानी अपनी एक रेंज होती है जिसमें वो कोई भी पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को। Absorption spectrum for chlorophyll indicates that absorption is maximum in blue and red parts of the spectrum. Two absorption peaks are absorbed between 430 and 670 nanometer respectively. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इससे हमें पता चलता है कि ब्लू और रेड जो है स्पेक्ट्रम, ये दो स्पेक्ट्रम जो है, ब्लू जो है वो 430 नैनोमीटर और रेड जो है वो 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट होती है, जिसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन पीक जो है कैरोटेनॉइड्स के वो मुख्तलिफ होते हैं क्लोरोफिल से। तो इस वजह से जो है इनके बारे में हमारी बुक में नहीं बताया गया। कैरोटेनॉइड्स के मुख्तलिफ रेंजेस होते हैं बेसिकली। डिफरेंशियल absorption spectrum by photosynthetic pigment also plays an important role in photosynthetic activity. Relative effectiveness of different wavelength color of light in driving photosynthesis is called action spectrum of photosynthesis. तो बेसिकली इसको एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो स्पेक्ट्रम्स होते हैं हमारे पास, दो ग्राफ्स होते हैं हमारे पास जिनको हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इसको हम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में जो है पिगमेंट्स का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब होगी तभी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और तभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो हम यहाँ पर इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये हमें क्या शो कर रहा है। ये ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, और इस ग्राफ में हमारे पास तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि हमें डैश के थ्रू प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो कि हमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि लाइन के थ्रू हमें शो किया गया है, और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जिसको हमें डैश के थ्रू शो किया गया है, और कैरोटेनॉइड को हमें छोटे छोटे डॉट्स के थ्रू शो किया गया है। तो क्लोरोफिल यहाँ पर हमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है हमारे पास हमारी बुक में, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ हमारी बुक में नहीं दिया गया। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उस ग्राफ में हम सिर्फ और सिर्फ मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए के ग्राफ को देखते हैं, उसकी रेंज को, उसकी एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इस ग्राफ में हम आप देख पा रहे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और केराटिन एसेसरी पिगमेंट्स को भी बेसिकली हम इस ग्राफ में शो कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ्स को भी हम शो कर रहे हैं। तो अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू लाइट में 430 नैनोमीटर, और फिर हम देख रहे हैं कि बाद में जाकर हमारे पास 670 नैनोमीटर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अगर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 470 जो है वो नैनोमीटर जो है वो हमारे पास जो है वो 470 नैनोमीटर जो हमारे पास ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और 640 नैनोमीटर जो हमारे पास रेड साइड पर एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस लाइट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम मेन पिगमेंट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इफ़ेक्टिव जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर, जो कि ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में और एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में दो डिफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं। पहला डिफरेंस जो है ये है कि इसमें हम जो मैंने एक डिफरेंस तो आपको पहले ही बता दिया कॉमन डिफरेंस की, सिर्फ क्लोरोफिल ए को देखते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम में, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एसेसरी पिगमेंट्स को देखते हैं। उसके अलावा दो जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर क्लोरोफिल ए से लेकर जो दूसरा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बेसिकली कहते हैं वैली। तो जो वैली है बेसिकली ये वाइड होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और नैरो होती है एक्शन स्पेक्ट्रम में। अगर हम पीक्स की बात करें मीन्स इस ऊंचाई की बात करें तो ये जो है वो लो होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जबकि हाई होती है एक्शन स्पेक्ट्रम में। उसके अलावा यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब मैं आपको एक्शन स्पेक्ट्रम को भी ड्रॉ कर बताती हूँ। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि 430 नैनोमीटर हमारे पास क्लोरोफिल ए, वही सेम एब्जॉर्प्शन जो है रेंज होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम क्लोरोफिल ए को शो करेंगे क्योंकि ये इफ़ेक्टिव एब्जॉर्प्शन दिखाती है हमें। और इसकी वैली जो है वो नैरो है, वाइड नहीं है, नैरो वैली है। और उसकी हमने देखा कि वाइड वैली होती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पीक्स हैं वो हाई हैं, जबकि वहाँ पर पीक्स जो लो थे। क्लोरोफिल, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सारे पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन को दिखाता है, बस बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम अबव ग्राफ दैट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल आर नॉट पैरेलल। मीन्स एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकते, पैरेलल नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। बाय कंपेयरिंग दीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम by comparing these peaks in absorption spectrum and the peaks in action spectrum are broader। यही कि एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो ब्रॉडर है, बड़ी है, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो है वो ब्रॉडर नहीं है। एंड द वैली इज़ नैरो नॉट एज डीप। और जो वैली है एक्शन स्पेक्ट्रम की वो नैरो है, डीप नहीं है। दिस डिफरेंस अकर ड्यू टू एसेसरी पिगमेंट्स। ये जो डिफरेंस आता है ये एसेसरी पिगमेंट्स की वजह से आता है। और एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं? कैराटिनॉइड्स होते हैं। The light absorbed in the zone pass on to chlorophyll and then convert into chemical energy. Red and blue part of spectrum is more efficient in photosynthesis। लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में और फिर ये लाइट जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी ATP और NADPH2 में। रेड और ब्लू पार्ट जो है स्पेक्ट्रम का वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और बहुत एफिशिएंट होता है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा मतलब फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए हमें रेड और ब्लू पार्ट जो है स्पेक्ट्रम का वो एफिशिएंटली वर्क करता है।